65 साल पुराने योजना आयोग को हटाकर जब नीति आयोग बना तो कहा गया कि ये भारतीय संघवाद में एक क्रांति है। पर क्या ये सच में एक क्रांति है या फिर बस एक पुरानी संस्था पर नए पेंट का एक कोट? क्या ये राज्यों को मजबूत बनाने वाला एक थिंक टैंक है या केंद्र सरकार की नीतियों को सही ठहराने वाली एक और आवाज? सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय बीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीति के इसी अहम सवाल की गहराई में उतरेंगे। सबसे पहले हम अपने सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप सक्षम हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप में शामिल होने पर विचार करें। आपका छोटा सा योगदान हमें लगातार ऐसे ही उपयोगी सत्र लाने में बहुत मदद करता है। इस चर्चा को लाइक करना और अपनी राय कमेंट्स में देना ना भूलें। और हाँ, एक जरूरी सूचना, इस चर्चा के मुफ्त नोट्स प्रैक्टिस पीवाईक्यूज के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। और हमारे लेजेंड यूट्यूब सदस्यों के लिए अतिरिक्त पीवाईक्यूज और मेंस के मॉडल उत्तरों के साथ प्रीमियम नोट्स हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पर हैं, वहां जरूर जुड़ें। तो चलिए अब आज के विषय पर आते हैं। आज हम एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक इंडियन पॉलिटी के अध्याय 56 यानी नीति आयोग का सिर्फ सारांश नहीं बल्कि एक चीरफाड़ करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी मेंस के नजरिए से इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं और जमीनी हकीकत क्या है। तो सबसे पहले इस बदलाव की कहानी से शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या पुरानी व्यवस्था में सब कुछ गड़बड़ था? देखिए, गड़बड़ शायद सही शब्द ना हो। योजना आयोग 1950 में बना था और उस वक्त के भारत के लिए वो जरूरी था। एक नया आजाद हुआ देश जिसके पास संसाधन कम थे और जरूरतें अनंत। तब एक कमांड एंड कंट्रोल वाला मॉडल, जिसे हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, वो समझ में आता था। मतलब दिल्ली में बैठे विशेषज्ञ तय करेंगे कि देश के किस कोने में क्या बनना है और उसके लिए कितना पैसा दिया जाएगा। बिल्कुल, एक तरह से जैसे परिवार का मुखिया तय करता है कि पैसा कहाँ खर्च होगा। एग्जैक्टली। लेकिन 21वीं सदी आते आते भारत बदल चुका था। हमारी अर्थव्यवस्था खुल चुकी थी, राज्य आर्थिक रूप से ज्यादा ताकतवर हो गए थे और उनकी अपनी प्राथमिकताएं थी। अब आप एक ही फॉर्मूला केरला और नागालैंड दोनों पर लागू नहीं कर सकते थे। एक साइज सबके लिए फिट नहीं होता वाली बात सच हो चुकी थी। तो योजना आयोग की ये ऊपर से नीचे वाली सोच अब एक बोझ लगने लगी थी। राज्यों को लगता था कि वो विकास प्रक्रिया में सिर्फ एक अनुयायी है, बराबर के भागीदार नहीं। और यहीं से सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आइडिया सामने आया, जो नीति आयोग का कह सकते हैं मूल मंत्र माना जाता है। सही पकड़ा आपने। यही सबसे बड़ा दार्शनिक बदलाव था। सरकार ने कहा कि हम एक ऐसा संस्थान बनाएंगे जो राज्यों पर नीतियां थोपेगा नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर नीतियां बनाएगा, जो बॉस की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त, दार्शनिक और गाइड की तरह काम करेगा। नीति आयोग को एक थिंक टैंक के रूप में बनाया गया, न कि एक फंड बांटने वाली एजेंसी के रूप में, जैसा कि योजना आयोग बन चुका था। अच्छा। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय था और नीति आयोग भी वैसा ही है। इसे सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया है। ये थिंक टैंक वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए किस तरह का ढांचा, मतलब किस तरह की टीम बनाई गई है? इस नई मशीन के पुर्जे क्या क्या हैं? इसकी संरचना ही इसे योजना आयोग से अलग बनाती है। सबसे ऊपर तो प्रधानमंत्री हैं, जो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, लेकिन असली ताकत इसके गवर्निंग काउंसिल में बसती है, जिसमें सारे मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं ना? जी। यहीं पर सहकारी संघवाद का असली टेस्ट होता होगा, जब अलग अलग पार्टियों के मुख्यमंत्री एक साथ बैठते हैं। बिल्कुल, ये वो जगह है जहां सैद्धांतिक रूप से हर राज्य, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, राष्ट्रीय नीतियों पर अपनी बात रख सकता है। योजना आयोग के दौर में मुख्यमंत्रियों को योजना आयोग के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब वो प्रधानमंत्री के साथ मेज पर बैठकर बराबर के भागीदार हैं। कम से कम कागज पर तो यही तस्वीर है। लेकिन ये बैठकें तो साल में 1 या 2 बार ही होती हैं। क्या एक दिन की बैठक में इतने सारे मुख्यमंत्री अपनी बात ठीक से रख पाते हैं, या ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात बनकर रह जाती है? क्षेत्रीय परिषदों मतलब रीजनल काउंसिल्स का भी प्रावधान है। अच्छा। मान लीजिए सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्यों का कोई साझा मुद्दा है
या 2 राज्यों के बीच कोई नदी जल विवाद है, तो उसके लिए एक अलग से परिषद बनाई जा सकती है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति करता है और इसमें सिर्फ संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ये ज्यादा केंद्रित चर्चा की गुंजाइश पैदा करता है। ठीक है, ये तो हुई बड़ी तस्वीर। लेकिन इसके दिन प्रतिदिन के कामकाज को कौन संभालता है? उसके लिए एक पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा है। इसमें एक उपाध्यक्ष, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। और उनका दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। जी बिल्कुल, वो संस्था के फैक्टिक प्रमुख होते हैं। फिर पूर्णकालिक सदस्य मतलब फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों की विशेषज्ञता लाने के लिए प्रमुख विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों से अधिकतम 2 अंशकालिक सदस्य यानी पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। और इसमें सरकार की सीधी भागीदारी भी होती होगी? हाँ, केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। आमतौर पर वित्त, गृह, रक्षा और कृषि मंत्री। और इन सबके नीचे प्रशासनिक प्रमुख के रूप में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ होते हैं, जो भारत सरकार के सचिव रैंक के अधिकारी होते हैं। ये पूरा ढांचा एक सचिवालय द्वारा समर्थित होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक अनुभव और विषय विशेषज्ञों का एक मिश्रण बनाने की कोशिश की गई है। ये ढांचा तो काफी व्यापक है। इसका मतलब है कि नीति आयोग के उद्देश्य भी उतने ही व्यापक होंगे। ये बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर की योजना वाली बात को कैसे हासिल करना चाहता है? इसका एक प्रमुख उद्देश्य यही है कि ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाए और उन्हें धीरे धीरे ब्लॉक, जिले से होते हुए ऊपर तक पहुंचाया जाए। मतलब दिल्ली से फरमान नहीं आएगा, बल्कि गांवों से आवाज जाएगी। साथ ही इसका उद्देश्य है समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से उतना लाभ नहीं मिल पाया है और राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति में शामिल करना। संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ योजना नहीं बनाता, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि, एक स्ट्रेटेजिक विजन तैयार करता है। ये सब कागज पर तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन असल में ये काम कैसे करता है? आपने कहा था कि ये थिंक टैंक है, तो ये सोचता कैसे है? यहाँ एक दिलचस्प बात है। नीति आयोग के काम को मोटे तौर पर 2 मुख्य केंद्रों या हब्स में बांटा गया है। पहला है टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब। जी, इसका काम राज्यों और केंद्र के बीच एक पुल की तरह है। ये गवर्निंग काउंसिल की बैठकें आयोजित करता है, राज्यों की समस्याओं को सुनता है और केंद्र राज्य समन्वय को बेहतर बनाता है। ये सहकारी संघवाद का कह सकते हैं व्यवहारिक चेहरा है। और दूसरा हब? वो थिंक टैंक वाला हिस्सा है। बिल्कुल। दूसरा है ज्ञान और नवाचार हब, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये नीति आयोग की असली रिसर्च और डेवलपमेंट विंग है। ये एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाता है, सुशासन पर शोध करता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस का दस्तावेजीकरण करता है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर भविष्य के लिए नीतियां डिजाइन करता है। ये हब देश के लिए भविष्य की रणनीतियां तैयार करने और नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो एक हब समन्वय का काम करता है और दूसरा रिसर्च का। लेकिन क्या असल में इन दोनों में तालमेल है, या ज्ञान हब की बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स टीम इंडिया हब की जमीनी हकीकत से दूर रह जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और नीति आयोग की सफलता इसी तालमेल पर निर्भर करती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ज्ञान हब वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर एक बेहतरीन पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार करे, लेकिन जब टीम इंडिया हब उसे राज्यों के सामने रखें तो पता चले कि किसी राज्य के पास उसे लागू करने के लिए न तो फंड है, न ही प्रशासनिक क्षमता। यहीं पर असली परीक्षा होती है। जी, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा है। ये कैसे काम करता है? इसमें इन दोनों हब्स का बेहतरीन संगम दिखता है। ज्ञान हब ने देश के सबसे पिछड़े जिलों की पहचान की और स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रमुख संकेतकों मतलब की इंडिकेटर्स का एक ढांचा तैयार किया। फिर टीम इंडिया हब ने केंद्र, राज्यों और जिलाधिकारियों के साथ मिलकर काम किया और इन जिलों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाया। यह दिखाता है कि जब रिसर्च और क्रियान्वयन साथ साथ चलते हैं तो परिणाम बेहतर हो सकते हैं। चलिए, ये तो हुई इसके काम करने की शैली। क्या इसके साथ कोई और भी संस्था जुड़ी हुई है जो इसके कामों में मदद करती हो, खासकर निगरानी के काम में? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण संलग्न कार्यालय है
विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस यानी DMEO। इसे 2015 में 2 पुराने संगठनों को मिलाकर बनाया गया था। इसका काम सिर्फ नीतियां बनाना नहीं, बल्कि ये देखना है कि जो योजनाएं लागू हो चुकी हैं वो जमीन पर कितना काम कर रही हैं। मतलब ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है। आप ऐसा कह सकते हैं। DMEO की भूमिका को कम नहीं आंकना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के शुरुआती चरण का मूल्यांकन किया तो उन्होंने पाया कि शौचालय तो बन रहे हैं, पर उनका उपयोग और पानी की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। इसी फीडबैक के आधार पर सरकार ने अभियान के दूसरे चरण में सिर्फ निर्माण पर नहीं, बल्कि व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज पर ज्यादा जोर दिया। अच्छा, यह डेटा आधारित शासन की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो योजनाओं को ज्यादा प्रभावी बनाता है। तो अब तक की चर्चा से ये तो साफ है कि नीति आयोग सिर्फ योजना आयोग का नया नाम नहीं है। इसकी सोच, इसका ढांचा और इसके काम करने का तरीका सब कुछ अलग है। ये कंट्रोलर से इनेबलर यानी नियंत्रक से सहायक बनने की कहानी है। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। लगभग 1 दशक होने को आया है, इसका रिपोर्ट कार्ड कैसा है? अगर UPSC मेंस में सवाल आता है कि नीति आयोग का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो हमारे श्रोताओं को क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इसके पक्ष और विपक्ष में कुछ ठोस बिंदी देखते हैं। पक्ष में सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसने सहकारी संघवाद को एक संस्थागत रूप दिया है। गवर्निंग काउंसिल की बैठकों से राज्यों को नीति निर्माण में एक आवाज मिली है। दूसरा, इसने प्रतिस्पर्धी संघवाद, कम्पेटिटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा दिया है। ये स्वास्थ्य सूचकांक, जल प्रबंधन सूचकांक या नवाचार सूचकांक जैसे इंडेक्स के जरिए। बिल्कुल। जब राज्य एक दूसरे के खिलाफ रैंक किए जाते हैं तो उनमें बेहतर प्रदर्शन करने का एक दबाव बनता है। तीसरा, DMEO के माध्यम से इसने निगरानी और मूल्यांकन पर जोर दिया है, जिससे शासन में जवाबदेही बढ़ी है। और चौथा, इसने कई दूरगामी सुधारों के लिए वैचारिक आधार तैयार किया है, जैसे कृषि सुधार, डिजिटल अर्थव्यवस्था या इलेक्ट्रिक वाहन नीति। ये तो हुए पक्ष के तर्क। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इसकी आलोचना में सबसे बड़े पॉइंट्स क्या हैं? सबसे बड़ी आलोचना ये है कि यह एक दंतहीन बाघ है, एक टूथलेस टाइगर है। अच्छा। योजना आयोग के पास राज्यों को फंड आवंटित करने की शक्ति थी, जिससे उसकी बात में वजन होता था। नीति आयोग सिर्फ एक सलाहकार निकाय है। इसकी सलाह को मानना या न मानना केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। कई बार इसकी सिफारिशें फाइलों में ही दबी रह जाती हैं। और राज्यों की तरफ से भी कुछ शिकायतें आती हैं। हाँ, कुछ राज्यों का आरोप है कि सहकारी संघवाद की बात तो होती है, लेकिन एजेंडा अभी भी केंद्रीय तय करता है। उन्हें लगता है कि उनकी आवाज को उतनी गंभीरता से नहीं सुना जाता, खासकर अगर राज्यों में विपक्षी दल की सरकार हो। एक और आलोचना ये है कि ये बहुत ज्यादा निजीकरण और बाजारोन्मुख समाधानों पर जोर देता है, जो शायद भारत की सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं के लिए हमेशा उपयुक्त न हो। तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या ये सफल है या असफल? देखिए, इसे सफल या असफल के बाइनरी में देखना गलत होगा। यह एक कार्य प्रगति पर है, एक वर्क इन प्रोग्रेस। इसने निश्चित रूप से भारत में नीति निर्माण की गुफ्तगू को बदला है। अब चर्चा कितना खर्च हुआ से हटकर क्या परिणाम मिला पर आ गई है, लेकिन इसकी असली प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास का पुल कितना मजबूत बना पाता है। यह योजना आयोग की तरह एक शक्तिशाली नियंत्रक नहीं है। इसकी शक्ति इसके विचारों की गुणवत्ता और इसकी प्रेरक क्षमता में निहित है। तो आज की हमारी गहरी पड़ताल से ये स्पष्ट है कि नीति आयोग शासन के दृष्टिकोण में एक मौलिक बदलाव का प्रतीक है। ये टॉप डाउन के बजाय बॉटम अप दृष्टिकोण और सबसे महत्वपूर्ण सहकारी संघवाद पर केंद्रित है। लेकिन इसकी सफलता और विफलता की कहानी अभी लिखी जा रही है। और यहीं पर हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न है, नीति आयोग का भविष्य क्या है? जैसे जैसे भारत की संघीय चुनौतियां और जटिल होंगी, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, पानी का बंटवारा हो या GST मुआवजे जैसे वित्तीय मुद्दे हों, क्या नीति आयोग का ये सलाहकार और प्रेरक मॉडल पर्याप्त होगा, या भारत को ऐसे शक्तिशाली संघीय संस्थान की जरूरत पड़ेगी जिसके पास विवादों को सुलझाने के लिए वास्तविक अधिकार हों? इन सवालों पर सोचना UPSC मेंस के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि ये सत्र आपके लिए उपयोगी रहा होगा।
हम एक बार फिर अपने सभी सदस्यों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में बताएं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। यदि संभव हो तो हमारी सदस्यता में शामिल होकर हमारे काम का समर्थन करें। याद रखें, मुफ्त नोट्स टेलीग्राम पर और प्रीमियम सामग्री हमारे लीजेंड सदस्यों के लिए डिस्कॉर्ड पर उपलब्ध है। अगले सत्र तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।